प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर आप अपने सामने देख रहे हैं, इसका नाम है संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत। और ये जो चैप्टर है, ये हिस्ट्री के थर्ड बुक का लास्ट चैप्टर है। यहां से हर बार प्रश्न आते हैं और आपको पता है कि इस बार आपका 3 नंबर और 6 नंबर का प्रश्न आना है। तो मुझे ऐसा लगा कि चूंकि स्कूल काफी दिनों तक बंद रहे और अब समय काफी कम है, तो मेरे मन में यह विचार आया कि क्यों ना आपको यहीं से सीधे प्रश्न और उत्तर के तौर पे पढ़ा दिया जाए, ताकि आप आसानी से अपने नोट्स भी बना लें और आपको चैप्टर को समझने में भी आसानी हो। तो इसलिए आज इस बुक से ही हम इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको करेंगे। आपका काम होगा नोटबुक लेकर के सामने बैठना और जो प्रश्न मैं कह रहा हूं उनको ध्यान से सुनना। उसके पॉइंट्स भी मैं आपको नोट करवा दूंगा, उनको अपने नोटबुक में कर लेना इस वीडियो को देख करके, और फिर उन प्रश्नों को याद कर लेना। यह सिलसिला चलता रहेगा, इसलिए यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। हम सबको पता है कि हमारे देश का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। लेकिन सवाल यह है कि संविधान जब लागू किया गया था उस समय और जो अब की स्थिति थी उसमें कितना फर्क था। इसको समझने का एक तरीका है उथल पुथल के दौर को समझना। और देखिए, ये प्रश्न भी इसी तरह से आपको पूछा जाएगा। ये वाला जो लाइन आप देख रहे हैं यहां से यहां तक, ये आपको दे देंगे संविधान निर्माण से पहले के साल काफी उथल पुथल वाले थे। ये लाइन आपको दे देगा और आपको कहा जाएगा स्पष्ट कीजिए। ये लीजिए, ये आपका प्रश्न हो गया कि संविधान निर्माण से पहले के साल काफी उथल पुथल वाले थे, स्पष्ट कीजिए। अब आपको इसके पॉइंट्स बताने होंगे। तो देखिए, इसके पॉइंट्स हम क्या क्या लिख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो आप यहीं पर देख लीजिए कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद तो जरूर हो गया, लेकिन इसके साथ ही देखिए हमारे देश को भारत और पाकिस्तान 2 देशों में विभाजित भी कर दिया गया। साथ ही 1942 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिल गई थी, यह भी लोगों को अब तक याद था। तो यह यहां तक आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट यहीं से शुरू होता है। देखिए कि विदेशी सहायता से सशस्त्र संघर्ष के जरिए स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो प्रयास किए थे इंडियन नेशनल आर्मी के माध्यम से, और 1946 में जो बॉम्बे में रॉयल इंडियन नेवी ने अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह किया था, यह भी लोगों को बहुत अच्छी तरह से याद था। और इसी कारण से ये देखा जा रहा था कि लगातार लोग एक तो स्वतंत्रता मिली उसकी खुशी मनाएं, या फिर देश के विभाजन के कारण जो समस्याएं पैदा हो गई थी उस पर में आंसू बहाएं। ये एक द्वंद्व लोगों के दिलों में था। तो 2 नंबर का जो पॉइंट है आप वो यहां तक लिख सकते हैं। इसी समय की बात है, तीसरा पॉइंट आप यहां से देखिए, इसी समय की बात है कि स्वतंत्रता के समय तक लगातार नेताओं ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी प्रयास किया, लेकिन वहीं पर में यह भी सच है कि
इंडियन नेशनल कांग्रेस हो या फिर मुस्लिम लीग हो, दोनों ही दलों में जो सुलह होने की कोई गुंजाइश थी वो लगातार ही नाकामयाब होता जा रहा था। और इसका नतीजा यह हुआ कि आपको याद है अगस्त 1946 ईस्वी में जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग ने शुरू किया था, जिसकी वजह से काफी दंगे हुए थे, फसाद हुए थे, हत्याएं हुई थी, और यह लगातार चला था। तो यह एक बहुत ही विचित्र समस्या हमारे सामने थी। याद रखिएगा, प्रश्न आपसे यह पूछा जा रहा है कि स्वाधीनता के पहले और स्वाधीनता के बाद जो इमीडिएट टाइम था वो काफी उथल फुथल से भरा हुआ समय था, यह हम कैसे कह सकते हैं। तो यह एक प्रश्न है। अब देखिए, एक समस्या यहां पर में आई, चौथा नंबर का पॉइंट आप यहां पर में देखिए कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ तो लोग खुश भी थे और सब कुछ अच्छा अच्छा होगा ऐसा लोग सोच भी रहे थे। लेकिन सच्चाई तो यही है कि कई हिंदू भारत से, पाकिस्तान से भारत आए और कई लोग यहां से पाकिस्तान गए। ऐसी स्थिति में जो एक नरसंहार हुआ और जो एक उथल पुथल का दौर शुरू हुआ, शरणार्थियों की जो समस्या पैदा हुई वह भी पूरे देश को परेशान कर रहा था। तो ये एक अलग समस्या थी। और तो ये आपका यहां तक चौथा पॉइंट हो गया। अब एक समस्या जो आ रही थी, पांचवा पॉइंट देखिए, यह समस्या आ रही थी जो देसी रियासतें थी उनको लेकर। हमारा देश लगभग 562 या इससे भी ज्यादा छोटे छोटे नवाबों और छोटे छोटे राजाओं के नियंत्रण में था, जो अंग्रेजों के अधीन थे। अब अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अब ये जो नवाब थे या जो छोटे छोटे रजवाड़ों के जो राजे थे, उनके पास में यह एक खुली आजादी थी कि वो जैसा चाहते वैसा अपने देश को, अपने छोटे राज्य को चलाते। और इनमें से तो कई राजा ऐसे थे जो न तो भारत के साथ रहना चाहते थे, न पाकिस्तान के साथ रहना चाहते थे, बल्कि एक अपना स्वतंत्र देश स्थापित करना चाहते थे। उदाहरण के लिए मैं आपको हैदराबाद के निजाम की बात बताऊं। हैदराबाद का निजाम उस समय जितने भी भारत देश के राजे रजवाड़े नवाब थे, उनमें सबसे ज्यादा अमीरों में से एक थे, और वो भारत के अंदर अलग राज्य, अलग देश बनाने का सपना देख रहे थे। ऐसी स्थिति में ये एक अलग समस्या थी, और ऐसे में देश के लिए एक ऐसा संविधान बनना था कि वो हमारे पूरे देश की इच्छा को, हमारे देश की आशा को बरकरार रख सके और हमारे देश को उन्नति के रास्ते पर ले चल सके। तो ये 5 पॉइंट अगर आप लिखते हैं तो ये आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं, जो कि यहां पर में है। ये देखिए, ये वाला लाइन देखिए आप, यहां से लेकर के और यहां तक संविधान सभा में हुई चर्चाएं जनमत से भी प्रभावित होती थीं। और यह लाइन आपको दे देगा और आपको कहा जाएगा वर्णन कीजिए, वर्णन कीजिए कि संविधान सभा में जो भी बातचीत होती थी नेताओं के बीच, जो बहस होते थे, जो चर्चाएं होती थी, उसके ऊपर जनमत यानी कि जनता के विचारों का भी असर होता था। ये आप कैसे कह सकते हैं? ये बात
यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहीं से आपका पहला पॉइंट शुरू होता है, ये वाला देखिए। जब संविधान सभा में कोई भी बहस होती थी तो उसके पक्ष और विपक्ष में विचार दिए जाते थे, और ये जो विचार दिए जाते थे उस समय अखबारों में छपती थी, और जब अखबारों में ये चीज छपती थी तो जनता भी उसे पढ़ती थी, और जनता के बीच में भी उनके ऊपर बहस हुआ करती थी कि क्या सही और क्या गलत है। तो इस तरह से प्रेस में जो चर्चाएं छपती थीं और उनकी जो आलोचना होती थी या उसकी समालोचना होती थी, तो उससे या तो सहमति बनता था या फिर असहमति बनता था। तो इस तरीके से जनता का क्या विचार है किसी विषय के ऊपर, ये नेताओं को समझ में आती थी। तो ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट कहता है कि सामूहिक सहभागिता का भाव पैदा करने के लिए जनता से भी सुझाव मांगे जाते थे। अब किसी भी विषय पर जब अखबारों के माध्यम से जनता से सुझाव मांगे जाते थे तो सैकड़ों हजारों लोग अपना सुझाव देते थे, और यह पता लगता था कि जनता चाहती क्या है। जब लोगों के विचारों से हमारे संविधान सभा के सदस्य अवगत होते थे तो जनता के विचारों का सम्मान करने के लिए भी वह उनके हित में कानून बनाएंगे, ऐसा सोचा जाता था। अब इसका एक उदाहरण है जिसको आप तीसरे पॉइंट के तौर पर लिख सकते हैं। यहां पर यह देखिए कि ऑल इंडिया वर्णाश्रम स्वराज संघ जो कलकत्ता में थी, यह एक संस्था थी, उन्होंने सुझाव दिया कि भारत के संविधान में प्राचीन हिंदू कृतियों में उल्लिखित सिद्धांतों का ध्यान रखा जाना चाहिए, और यह भी कहा गया था कि गौ हत्या पर पाबंदी लगाई जाए, बूचर खाने बंद किए जाएं। तो यह सब चीज निश्चित रूप से लिखा जाना चाहिए हमारे संविधान में, इस तरह की उनकी मांग थी। उसी तरह से जो हमारे तथाकथित निचली जाति के लोग थे, दलित जाति के लोग थे, दमित जाति के लोग थे, उन्होंने यह मांग की कि सवर्णों के द्वारा यानी कि उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा जो उनका दुर्व्यवहार होता है उनके साथ, वह बंद होना चाहिए। तो ये भी वो चाहते थे कि भाई सवर्ण उनके साथ दुर्व्यवहार न करें, एक बात हो गई। और इसके साथ ही उन्होंने ये देखिए, यहां आप इस पॉइंट को क्लोज कर सकते हैं और फिर यहां से आप चौथा पॉइंट शुरू कर सकते हैं कि उनकी यह भी मांग थी कि विधायिका में, सरकारी नौकरी में, स्थानीय निकायों में जनसंख्या के आधार पर सीटों की आरक्षण दी जाए। यह भी उनका एक डिमांड था। अब पांचवा पॉइंट यहां से आप कर सकते हैं, देखिए कि भाषाई अल्पसंख्यक जिनकी जनसंख्या कम थी भाषा के आधार पर, वो चाहते थे कि मातृभाषा में उन्हें अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता मिले, और साथ ही यह भी कि भाषा के आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन किया जाए, और ऐसा हुआ भी। तो यह तो उन लोगों की मांग थी जो भाषाई दृष्टिकोण से अल्पसंख्यक थे। तो यहां तक आप इसको 5 पॉइंट मान लीजिए। और फिर छठा पॉइंट देखिए, यहां से आप शुरू कर सकते हैं कि धार्मिक अल्पसंख्यकों ने, जैसे मुसलमान धार्मिक अल्पसंख्यक थे क्योंकि उनकी जनसंख्या कम थी, और भारत जब आजाद हुआ तो सारे के सारे मुसलमान तो पाकिस्तान नहीं गए, बहुत सारे मुसलमान इस देश में भी रह गए। तो उन्होंने विशेष सुरक्षा का आग्रह चाहा कि संविधान में ऐसा प्रोविजन हो जाए कि धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी सुरक्षा मिले। ऐसे ही विजयनगरम के जो जिला शिक्षा संघ के लोग थे और मुंबई के जो ज्यूइश बोर्ड के लोग थे, उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि विधायिका इत्यादि सहित सभी सार्वजनिक संस्थानों में सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो
ये आपका इस प्रश्न का, दूसरे वाले प्रश्न का उत्तर हो गया। इसको आप नोट कर सकते हैं और अपने कॉपी में लिख सकते हैं। अब आइए मुख्य आवाजों की बात करते हैं। यहां से एक सवाल यह आता है कि संविधान सभा में मुख्य आवाजें कौन सी थीं। यही सवाल आपसे पूछा जाएगा कि संविधान सभा में मुख्य आवाजें कौन सी थीं, उनकी जानकारी दीजिए। संविधान सभा में मुख्य आवाजें कौन सी थीं, उनकी जानकारी दीजिए, यह प्रश्न है। अब इसका उत्तर देखते हैं। संविधान सभा में तो 300 सदस्य थे, ठीक है, 300 सदस्य थे, लेकिन इन 300 लोगों में 6 लोग ऐसे थे जिनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। तो ये लोग कौन थे? तो ये पहला पॉइंट आपका यहीं से शुरू हो जाता है। ये जो 6 लोग थे, इनमें 3 तो जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये कांग्रेस के सदस्य थे। तो 3 लोग तो यही हो गए। 6 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, 6 लोग मुख्य आवाज थे, नेहरू, पटेल और राजेंद्र प्रसाद, और ये तीनों कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। अब इनका इंपॉर्टेंस क्यों था? तो दूसरा पॉइंट आप यहां से शुरू करिए। ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू ने पेश किया था, और यह प्रस्ताव उन्होंने ही पेश किया था कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, सफेद और गहरे हरे रंग के 3 बराबर चौड़ी पट्टियों का तिरंगा झंडा होगा, जिसके बीच में नीले रंग का चक्र होगा। तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू का जो इंपॉर्टेंस है वो इस वजह से है कि उन्होंने संविधान का जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो पेश किया था, और दूसरा, आज जो हम भारत का राष्ट्रीय ध्वज देख रहे हैं, तिरंगा, ये कैसा होगा, इसका स्वरूप उन्होंने ही पेश किया था, इसलिए ये मुख्य आवाज थे। अब देखिए, यहां से तीसरा पॉइंट आपका शुरू होता है। सरदार पटेल क्यों इंपॉर्टेंट थे? सरदार पटेल हमेशा पर्दे के पीछे रह करके काम करते थे। जैसे कई रिपोर्टों का जो प्रारूप होता था, उसको पटेल ने तैयार किया। कई बार जब 2 ग्रुप के बीच में परस्पर विरोधी विचार आते थे, तो उनके बीच में सहमति पैदा कैसे हो, यह काम भी सरदार पटेल करते थे, इसलिए उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई। चौथा पॉइंट आप यहां से शुरू कर सकते थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का क्या महत्व था। देखिए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कहा जाता है कि वो संविधान सभा के अध्यक्ष तो थे ही, जो चर्चाएं वहां हो वो रचनात्मक हो, इस बात का ध्यान भी वो खुद रखते थे, और वो यह भी इंश्योर करते थे कि संविधान सभा के सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका मिले। कल कोई ये ना कहे कि मुझे बोलने का मौका नहीं मिला जी। तो ये आपका चौथा पॉइंट हो गया। तो देखिए, इसके अलावा पांचवा, आपको 3 लोग मिल गए। अब चौथे व्यक्ति की बात करते हैं। पांचवा पॉइंट आपका यहां पर से शुरू हो जाता है कि प्रख्यात विधिवेत्ता और अर्थशास्त्री डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य थे संविधान सभा के। हालांकि बाबा साहेब अंबेडकर कांग्रेस के राजनीतिक विरोधी थे, लेकिन उनका महत्व इतना था, उनकी विद्वता ऐसी थी और उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि जब देश आजाद हुआ तो महात्मा गांधी के कहने पर पंडित नेहरू ने उन्हें अपने देश का पहला विधि मंत्री यानी कि कानून मंत्री बनाया, और इससे पहले संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी वो रहे थे। इस कारण से यह बात कहा जाता है कि फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, यह सवाल जब पूछा जाता है तो हमेशा बी.आर. अंबेडकर का नाम आता है। छठा पॉइंट यहां से देखिए, हमने 4 महत्वपूर्ण लोगों की बात की, नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद और बी.आर. अंबेडकर। अब 5वें जो व्यक्ति थे
जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, उनमें एक नाम आता है के.एम. मुंशी का और दूसरा कृष्णा स्वामी अय्यर का। तो के.एम. मुंशी गुजरात से आते थे और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर मद्रास के रहने वाले थे, और इन दोनों ही नेताओं ने संविधान के प्रारूप पर बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। साथ ही दोनों पेशे से वकील थे, इसलिए भी इनका बहुत महत्व था। तो ये जो लोग थे, ये सारे के सारे राजनीतिक लोग थे, राजनीतिक नेता थे। अब संविधान सभा का जो कार्रवाई चल रहा था, उसमें दो महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारियों का भी बड़ा हाथ था, जिसमें एक का नाम था बी.एन. राव और दूसरे का नाम था एस.एन. मुखर्जी। बी.एन. राव भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे। उन्होंने कई देशों के राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया था और उन सब पर चर्चा पत्र भी तैयार किए थे, इसलिए उनका इंपॉर्टेंस है। तो ये पॉइंट हो गया आपका 7वां। और 8वां पॉइंट यहां पर है, देखिए कि दूसरे जो अधिकारी थे एस.एन. मुखर्जी, वो बहुत ही काबिल अफसर हुआ करते थे और उनके बारे में बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था कि बेहद जटिल प्रस्ताव को भी सरल तरीके से और स्पष्ट तरीके से कानूनी रूप में कैसे उसको प्रस्तुत किया जाएगा, ये उनकी ऐसी क्षमता थी कि कोई अन्य अफसर इसका मुकाबला नहीं कर पाता था। तो इसलिए एस.एन. मुखर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और खुद अंबेडकर के पास संविधान के प्रारूप को पारित करने की जिम्मेदारी थी। तो इस वजह से उनका अपना महत्व बहुत ही ज्यादा था। तो ये 8 पॉइंट अगर आप याद रखते हैं और कोई 6 पॉइंट अगर आप लिखते हैं, क्योंकि 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप इसको आसानी से 6 में 6 नंबर ले सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया। अगले वीडियो में हम संविधान की दृष्टि से आगे बढ़ेंगे और इस पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए आप इनको पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।